नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ हम रुख करते हैं। बिहार में टूट के नाम पर जो सियासत चल रही है उसकी हम बात करते हैं। जरा देखिए, पढ़िए क्या हमने लिखा है। क्या स्पष्ट खबरें आ रही हैं कि आरजेडी और जेडीयू विधायकों पर बड़े बड़े आरोप भी लग रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है, आरजेडी दावा कर रहा है कि जेडीयू के विधायक उनके संपर्क में है। श्याम रजक करते हैं दावा, उन्होंने कहा कि 17 विधायक उनके संपर्क में है। इधर जेडीयू का दावा अलग से है कि आरजेडी के विधायक संपर्क में है। कौन किनके संपर्क में है ये फिलहाल अभी बात कहीं छिपी हुई है, लेकिन तेजस्वी से नाराज आरजेडी के जो कुछ नेता हैं वो जेडीयू के संपर्क में, ऐसा कहा जा रहा है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी का दावा अपनी जगह, जेडीयू का दावा अपनी जगह, और इस दावे के बीच में कुछ बयान हैं जो इन दावों को मजबूती देने के लिए, हवा देने के लिए सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला दावा श्याम रजक ने कर दिया। तो टूट के नाम पर फिर से संग्राम है। हालांकि संग्राम है या नहीं है इस बात का भी पता नहीं, क्योंकि बयानों के दृष्टिकोण से, बयानों के माध्यम से ये चीजें अभी छनकर बाहर आ रही हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि बात कहां से शुरू हुई है, किस तरह से टूट का आगाज हुआ, और टूट की बात अगर निकली तो किसने सबसे पहले कहा कि कौन हमारे संपर्क में है। जनता दल के 17 एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के संपर्क में हैं और वो आतुर हैं जनता दल छोड़ने के लिए। अब सवाल उठता है कि वो क्यों आतुर हैं, तो मैंने पहले ही बताया क्यों आतुर हैं, लेकिन हम लोग उसको अभी रोके हुए हैं। वो चाहते हैं कि तुरंत हम चले आए, लेकिन हम लोग इसलिए रोके हुए हैं कि जो दल बदल कानून है उसका भी हम उपयोग करना चाहते हैं कि अगर उसके परिधि के अंतर्गत किया जाए तो 25-26 एमएलए चाहिए, तो 17 एमएलए से तो होगा नहीं। दूसरा है कि उसके लिए हम चाहेंगे कि जो हमारी विचारधारा से जुड़े हों वही लोग हमारे साथ आए। तो श्याम रजक के दावे के बाद जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का पलटवार भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। अरुणाचल को लेकर जदयू आहत जरूर है, लेकिन जदयू के विधायक नीतीश कुमार जी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित है और किसी के झांसे में वो नहीं आने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि दावा करने वाले श्याम रजक भले ही ये कहते हैं कि 17 विधायक उनके संपर्क में है, दरअसल वो अपनी पार्टी के विधायकों को पहले संभाले जो तेजस्वी यादव की कार्यशैली से खासे परेशान हैं और नाराज हैं। तो सवाल यह है कि जो श्याम रजक ने दावा किया, क्या वो पार्टी का दावा था, क्या वो आरजेडी का दावा था, या फिर इसके पीछे कुछ और सच्चाई है। सच्चाई जानने के लिए हम आपको इस स्क्रीन पर ये चलते हैं। सच्चाई ये है कि पार्टी ने किनारा कर लिया श्याम रजक के बयान से, और श्याम रजक का ये व्यक्तिगत बयान अभी बताया जा रहा है। पार्टी के प्रवक्ता है भाई वीरेंद्र, उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसमें कहा है कि श्याम रजक के बयान से कोई मतलब नहीं है, पार्टी ने किनारा किया है। और एक बड़ा बयान पार्टी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र की तरफ से सामने आया है। एक आधिकारिक बयान नहीं है, ऐसा कहना है भाई वीरेंद्र का, जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। हालांकि इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई थी जेडीयू की तरफ से। आपने देखा कि जेडीयू के जो राजीव रंजन है उन्होंने भी प्रतिक्रिया दे दी, लेकिन अब जब भाई वीरेंद्र का बयान आ रहा है उससे चीजें स्पष्ट होनी शुरू हो गई हैं कि ये महज श्याम रजक का कहना था, श्याम रजक की सोच थी, व्यक्तिगत बयान था। आधिकारिक बयान नहीं है, जो भी बयान दे रहे हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। और मैं भी पहले दिया था बयान, तो भी व्यक्तिगत ही था। और आधिकारिक तौर पे अगर कोई बयान आता है, अगर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी या प्रदेश के अध्यक्ष जी इस तरह की बातें बोलते हैं तो उस पर प्रतिक्रिया देना उचित है। यानी कि श्याम रजक हो, उदय नारायण चौधरी, इन्होंने जो बयान दिया उनका व्यक्तिगत मानने से पार्टी का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये उनका व्यक्तिगत राय है। मैंने पहले भी बोला था, उन लोगों को पहले मैं भी बयान दिया था। श्याम रजक की व्यक्तिगत राय है, यह पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना, उसी पार्टी की जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से उड़कर यह बयान आए थे। उड़कर नहीं आए थे, बल्कि श्याम रजक ने कुछ बातें कही थी। आनंद अमृता आज हमारे साथ बने हुए, उनसे बात करते हैं। आनंद, जो कुछ भी हुआ उसका निष्कर्ष ये अब निकल रहा है कि भाई वीरेंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि ये श्याम रजक का व्यक्तिगत बयान था, और उन्होंने भी पहले कभी कोई बयान दिया था, वो भी व्यक्तिगत था। यानी कि इससे ज्यादा अभी भाव देने की जरूरत नहीं है। देखिए, वो एक निश्चित तौर पे, और जिस तरीके से कल के बाद राजद नेताओं के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं, वो समझ के परे हैं।
कभी राजद के विधायक कहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ जाए, वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, राजद उनके पीछे खड़ा रहेगा, उन्हें समर्थन करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात श्याम रजक कहते हैं देर रात कि जेडीयू के कई विधायक हमारे संपर्क में बहुत जल्द आरजेडी में शामिल होंगे। आज दूसरे दिन अगर फिर से आप आएंगे तो भाई वीरेंद्र ने खंडन कर दिया कि उनका व्यक्तिगत बयान है। साथ में भाई वीरेंद्र ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर बहुत जल्द आरजेडी में एक बैठक होने वाली है, नीतीश कुमार को तय करना है कि वो क्या करें। तो जाहिर सी बात है भ्रम की स्थिति है। देखिए राजद के नेताओं को अब ये लगने लगा है कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने जो तोड़ा है, उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी या फिर जेडीयू की नाराजगी इस कदर हो सकती है कि देर सवेर बीजेपी के साथ वो गठबंधन से अलग हो जाए, ऐसा राजद नेताओं को लगता है। लेकिन मैं आपको एक भी बता दूं कि एनडीए की तरफ से चाहे बीजेपी के नेता हो या फिर जेडीयू के नेता हो, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं जेडीयू के नेता, लेकिन तमाम बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार एकजुट है, नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार 5 साल तक चलेगी। तो जाहिर सी बात है नाराजगी अगर होती है, अगर गठबंधन में आप हैं और आपके सहयोगी पार्टी अगर आपके विधायकों के साथ ऐसा करता है तो नाराजगी स्वाभाविक है। लेकिन नाराजगी इस कदर नहीं जा सकती विवेक की गठबंधन से अलग हो जाए। लेकिन जो अब कुछ दिन पहले महागठबंधन के नेताओं को लगता था कि बिहार में उनकी सरकार बनने वाली है, लेकिन कुछ सीटों का फैसला रह गया, तो शायद उसका जो खुन्नस है अब अभी भी निकल रहा है और अब उन्हें लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार की नाराजगी उन्हें एक मौका दे दे कि फिर से उनकी सरकार बिहार में बन जाए, महागठबंधन की सरकार बन जाए। और बार बार वो प्रलोभन दे रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री के दावेदार बनिए, हम आपके पीछे हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। लेकिन जेडीयू नेताओं ने भी पलटवार किया, उन्होंने साफ कर दिया है कि ख्याली पुलाव मत पकाइए, बिहार की सरकार आराम से चल रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि कल के बाद बीजेपी के नेताओं का कोई बयान नहीं आ रहा है। कल वशिष्ठ नारायण सिंह ने नाराजगी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि जब हमारे विधायक आपके पास आनंद हम उसकी भी चर्चा करेंगे कि लालू प्रसाद का जो ऑडियो वायरल हुआ था, जो जेल से उन्होंने बातचीत की थी, उस समय से लेकर अभी तक आरजेडी इसी रणनीति के तहत काम कर रही है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार बैकफुट पर आ जाए, सरकार हमारी बन जाए। इस जोड़ तोड़ के बीच में संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये हम सबसे पहले सुनाते हैं। श्याम रजक जी वरिष्ठ नेता हैं, टूट हो रहा है, श्याम जी ने ठीक कहा। नहीं, खरमास के बाद राष्ट्रीय जनता दल के 3 दर्जन विधायक टूटने के कगार पर हैं। श्याम रजक जिसको युवराज मानते तेजस्वी यादव जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 2021 में चुनाव हो। ये टूट का जो नजर आ रहा है उनको, उसको रोकने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को बांधने के लिए इस तरह का बयान दोनों दे रहे हैं। तो आनंद, जिस तरीके से अभी संजय सिंह ने भी कहा, साफ तौर पर स्पष्ट किया इन्होंने कि अभी जो ये टूट वाला बयान है, इसे अभी कहीं दबा कर रखने की जरूरत है, कहीं की खुन्नस कहीं निकाली जा रही है, और जो भ्रम फैलाने की बात है वो भ्रम ही इसे अभी समझा जाए तो ज्यादा बेहतर हो। देखिए विवेक, आपने सही कहा और मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कोई पार्टी करती है तो उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है। ये हैरानी की बात है कि कल श्याम रजक ने दावा कर दिया कि 17 विधायक जेडीयू के हमारे संपर्क में हैं और अब संजय सिंह दावा कर रहे हैं कि 3 दर्जन विधायक आरजेडी के हमारे संपर्क में हैं। दावे प्रति दावे चलते रहते हैं और ऐसे राजनीतिक बयानबाजी भी होती रहती है। लेकिन सवाल है कि कल जिस तरीके से श्याम रजक ने बयान दिया, बड़ा हैरानी भरा था, क्योंकि सुबह से लगातार आरजेडी के नेता ये कर रहे थे नीतीश कुमार को लेके प्रधानमंत्री के दावेदार बता रहे थे, उम्मीदवार बता रहे थे, और देर शाम उनके पार्टी के एक नेता के ये बयान आ गया और आज आरजेडी की तरफ से खंडन भी आ गया। चलिए, बिहार में बेहद आसान है, बिहार की पॉलिटिक्स में बेहद आसान है 3 को 13 और 7 को 17 करना। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद हमसे बातचीत करने के लिए। इधर आरजेडी के दावे के पीछे की जो रणनीति है, जो सच्चाई है, क्या राजनीति इसके पीछे हो रही है, इसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी की मंशा क्या है, किस दिशा में उनकी सोच काम कर रही है। तो 5 ऐसे बिंदु हैं जिसके जरिए हम ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। पहला यह कि अरुणाचल मामले में बीजेपी से जेडीयू की नाराजगी, दूसरा यह कि आरजेडी नाराजगी को भुनाने की कोशिश में है, तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा यह कि ऐसे बयान देकर जेडीयू नेताओं को उलझाने की कोशिश की जा रही है ताकि वो भी बयान दें, चौथा यह कि बयानों के जरिए दबाव बनाने का एक प्रयास हो सकता है जो दिखता नहीं, पांचवा यह कि आरजेडी विधायकों को एकजुट रखने का भी एक ट्रिक हो सकता है। तो ये 5 बिंदु ऐसे हैं, क्या सच में भगदड़ है या सियासत हो रही है या बयानबाजी चल रही है या भरमाने की कोशिश हो रही है। तो चलिए 3, 13 और 7, 17 वाली बात से आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 31 दिसंबर को बेतिया के चनपटिया जाएंगे, जहां वे कोरोना काल में बाहर से आए कामगारों के हाथों बने कपड़े का निरीक्षण करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे।
प्रशासन के सहयोग से बाहर से लौटे हुनरमंद मजदूरों के हाथों में जो कपड़े होंगे जिनको उन्होंने तैयार किया है। लद्दाख के साथ ही देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां इनकी डिमांड है। कतर से भी कपड़ों की मांग होने लगी है। करीब 400 मजदूरों को रोजगार मिला है जो अपने घर पर ही रहकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खुद डीएम मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फुटवेयर और वुड क्राफ्ट में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है ये एक स्टार्टअप जोन के रूप में बनाया है। यहाँ पे कि अराउंड 46 एंटरप्रेन्योर्स जो है वो जो लेटेस्ट मशीनें हैं उनके माध्यम से ये लोग कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी और उसके साथ साथ जैकेट, जीन्स, शर्ट्स, लेगिंग्स, इस तरह के दुपट्टा, इन सब का स्टॉल्स, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं और काफ़ी उत्साहित हैं सभी लोग इतने कम समय में प्रोडक्शन करके। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि लगभग 30,000 जो है यहाँ पे ये लोग अभी ट्रैक सूट्स भेज रहे हैं, बाहर लद्दाख भेज रहे हैं। कोरोना काल में किए गए कामों के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड सम्मान मिलेगा और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बिहार को इस सम्मान से सम्मानित करेंगे। लोगों के खाते में दी गई आर्थिक मदद के लिए यह सम्मान बिहार को मिलेगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत, अपर सचिव रामचंद्र, एनआईसी के शैलेश श्रीवास्तव और नीरज तिवारी को यह अवार्ड दिया जाएगा। चलिए कुछ अन्य खबरों की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं आपको टक्कर की लाइव तस्वीरें। गया से यह तस्वीर आई जहां की मंगलवार को नगर निगम के कचरा वाहन और ई रिक्शा के बीच टक्कर हुई। इस टक्कर में घायल ई रिक्शा के ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत हो गई। दोनों गाड़ियों की टक्कर की तस्वीर सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ई रिक्शा अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसी दौरान नगर निगम के कचरा वाहन से वो टकरा जाता है। टक्कर के बाद ई रिक्शा पर सवार लोग सड़क पर गिर जाते हैं और इस दुर्घटना में ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हुए थे। 2 घायलों का इलाज अभी भी एएनएमसीएच में चल रहा है और इस घटना में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि ई रिक्शा का ड्राइवर मोहम्मद रजा 16 साल का था, यानी कि नाबालिग था और वो गाड़ी चला रहा था। और मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। मुजफ्फरपुर में तांत्रिक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोपी को लोगों ने पुलिस के हवाले किया है। कांटी के एक मोहल्ले की यह घटना है। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि मुजफ्फरपुर में महापाप हुआ है और दुष्कर्म की घटना सामने आई है। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ और एक तांत्रिक पर यह आरोप लगा है कि उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है। चलिए एक वायरल तस्वीर जिसकी पुष्टि हम नहीं करते लेकिन हम आपको दिखाएंगे जरूर। जमुई में श्राद्ध कर्म के दौरान श्रद्धांजलि सभा और शांति भोज के आयोजन के दौरान किस तरह संस्कृति का मजाक उड़ाया गया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में लोग डांसर्स के साथ अश्लील गानों पर ठुमके लगा रहे हैं। वायरल वीडियो के बारे में बताया गया कि शहर के महिसौरी इलाके में श्राद्ध कर्म की दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। गीत संगीत भजन कीर्तन का भी कार्यक्रम था। स्टेज पर पहले भक्ति संगीत बजा, उसके बाद जो बजा स्क्रीन पर है। तो जमुई से ये तस्वीरें, भजन कार्यक्रम की जगह फुहड़ता क्यों, सवाल यही है और न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और
अगली खबर बेगूसराय से, जहां मंगलवार की रात अपराधियों ने एक बार फिर हत्या की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने घर से बुलाकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। मुफस्सिल थाने के इटवा गांव के 40 साल के प्रमोद कुंवर का जमीन के एक टुकड़े को लेकर कुछ लोगों से विवाद था। प्रमोद कुंवर की पत्नी की माने तो जमीन के विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि 10 साल पहले प्रमोद के बड़े भाई की अज्ञात वाहन से कुचलकर मौत हो गई थी। परिजनों ने उस वक्त इसे हत्या बताया, लेकिन सड़क हादसे तक बात सिमट कर रह गई थी। गाय के दाल पिलवेल, गाय के दाल लाद मुझलखिन, इतने देर में कोई फोन करके निकलखिन, बोने डराए ने निकलखिन तुरंत। आधे घंटा ओकर बाद हम फोन के लिए स्विच ऑफ बतैलके। ओकर बाद फोन दिलिए तो आदमी अयलै कि हेल्थ मार के गिरा देने छ डेरा पर। सब दौड़ल गेलिए 9 बजे में। ऐसे 10 दिन पहले हमरा धमकी पड़ले रहे जे 10 साल पहले भेलै न नौबत, फिर तोरा अयतै। बात मुंगेर की, वो शहर जो अब कई दागों के तले दबा है। देश में कहीं भी अपराध हो, अधिकांश अपराधों की जड़ मुंगेर में ही जमी होती है, लेकिन अब यह शहर खुद के लिए बदलाव की मांग कर रहा है। अपराधों का यह शहर अब खिलाड़ियों का हुनर निखारना चाहता है। रिपोर्ट देखिए। मुंगेर में अब मोहब्बत का रंग दिखेगा। मुंगेर अब खिलाड़ियों का हुनर भी निखारेगा, और ये सब संभव हो सकेगा सरकार की पहल से। दरअसल पिछले 1-2 सालों में मुंगेर पर कई दाग लगे हैं, चाहे वो AK-47 वाला शहर का दाग हो या अवैध मिनीगन फैक्ट्री का बाजार होने का। लेकिन अपने बदनुमा दाग से मुंगेर अब बाहर निकलने की कोशिश में है। मुंगेर के बंदूक कारखाना निर्माता संघ ने सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव रखा है जिससे ये सारे दाग धुल सकेंगे। सरकार के द्वारा अगर इस मामले में हम लोगों को सहायता दी जाती है तो हम लोग बंदूक विनिर्माण के अलावा अब हम लोग तकनीकी तौर पे जो है उन्नयन कर करके भारत के जो बच्चों शूटर है या शूटिंग फैसिलिटी है उनके लिए एयर वेपन बनाना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कला को जीवित रखें और इसका सदुपयोग हमारी सरकार करे, ताकि हम एक लोगों को रोजगार भी मिले और हमारा देश विदेशी सुरक्षा पे निर्भर न रहे, विदेशी सामानों पर निर्भर न रहे। भारत में निशानेबाजी और राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज होना अपने आप में बड़ी बात होती है। वजह है ये खेल ही महंगा है। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, जीतू राया बिहार की निशानेबाज बेटी श्रेयसी सिंह बनने के लिए हुनर के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। वजह है जिस एयर राइफल और एयर पिस्टल से इस खेल में निशानेबाजी की जाती है वो विदेशों में बने होते हैं और काफी महंगे होते हैं। ये स्पोर्ट्स थोड़ा सा कॉस्टली है और सब स्पोर्ट्स के बनिस्पत, तो अगर मुंगेर में बने तो मुंगेर का भी नाम होगा और यहाँ के कारीगर को भी काम मिलेगा। बंदूक कारखाना निर्माता संघ के प्रस्ताव पर सरकार अगर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने का मन बना ले तो अपनी अंतिम सांसें गिन रही मुंगेर की बंदूक फैक्ट्री में जान आ जाएगी। ग्लॉक पिस्टल, इंसास और AK-47 तक बनाने का हुनर रखने वाले फैक्ट्री के कारीगरों को रोजगार मिलेगा और निशानेबाजी के खेल में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले युवाओं को मदद मिल सकेगी। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। और अगली खबर है दानापुर से, जहां सोमवार को जमालुद्दीन चक में अपराधियों की फायरिंग में मारे गए रेलवे ड्राइवर सत्येंद्र सिंह के परिजनों से स्थानीय सांसद रामकृपाल यादव ने मुलाकात की है। भरोसा दिलाया है कि पुलिस जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर सजा दिलवाएगी। अपराधियों ने रेलकर्मी सत्येंद्र सिंह और उनके बेटे को गोली मारी थी। सत्येंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके घायल बेटे का इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। भाग्यपूर्ण घटना है कल का। हमारे क्षेत्र दानापुर के जमालुद्दीन चक में एक सतेंद्र रेलवे में ड्राइवर के रूप में कार्य कर रहा था। अचानक अपराधी घुस करके उसको, इसके पुत्र अभिजीत को टारगेट किया। सतेंद्र जी की तो जान चली गई मगर अभिजीत घायल अवस्था में है।
जाड़े की रात असहाय और गरीबों के लिए पहाड़ से कम नहीं होती, जिसे काटना बहुत मुश्किल होता है। खासकर ऐसे लोग जो फुटपाथ पर, रेलवे स्टेशन पर अपनी रात बिताने को मजबूर होते हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन पर भी सर्द रात में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रात गुजारते हैं, वो भी फर्श पर। जायजा लिया है हमारे सहयोगी अजित कुमार। पूरे प्रदेश की तरह सासाराम में भी कपकपाती ठंड का प्रकोप जारी है और मैं अभी हूँ सासाराम के रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर गरीबों की रात कैसे कटती है, किस प्रकार खुले आसमान के नीचे लोग गरीब हैं, वो लोग असहाय हैं, वो लोग कैसे अपनी रातें गुजार रहे हैं, क्योंकि कनकनाती ठंड है, कपकपाती ठंड है। और ऐसे में बहुत से लोग हैं जिन्हें रहने का वो सहारा नहीं है या फिर बेसहारा हैं, वो लोग स्टेशन पर आकर यहाँ पर शरण लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि जाड़े की रात इन लोगों की बड़ी मुश्किल से कटती है। एक एक घंटा यहाँ काटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे रात बीतती है टेम्परेचर और गिरता चला जाता है और कनकनी बढ़ जाती है और सुबह तक जो पारा है और लुढ़क जाता है, जो समस्या को और बढ़ा देती है। तो इस प्रकार सासाराम में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है और सबसे ज़्यादा जो असहाय हैं और गरीब हैं वो इससे पीड़ित हैं। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और आगे देखिए जोहार झारखंड। इस